हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मेडिकल नेग्लिजेंस के रिगार्डिंग। हर साल बहुत सारे केसेस मेडिकल नेग्लिजेंस के डिफरेंट कोर्ट्स के अंदर फाइल किए जाते हैं और बहुत सारे केस ऐसे भी हैं जो रिपोर्टेबल नहीं होते। मेडिकल नेग्लिजेंस दो शब्दों से मिलकर बना है। जब हम मेडिकल शब्द की बात करते हैं तो डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट इसके दायरे में आता है, और जब हम नेग्लिजेंस की बात करते हैं तो नेग्लिजेंस भी दो तरह का होता है, एक साधारण नेग्लिजेंस और एक ग्रॉस नेग्लिजेंस। जैसे कि आपने बहुत सारे केसेस सुने होंगे या पढ़े होंगे, देखे होंगे कि जैसे स्टमक में सीजर रह गया, स्टमक में कोई घड़ी रह गई ऑपरेशन करने के दौरान, या स्टमक में कोई कपड़ा रह गया, तो ये ग्रॉस नेग्लिजेंस के केसेस में आता है जो नॉर्मल कोई प्रोफेशनल डॉक्टर कमिट नहीं कर सकता ड्यूरिंग नॉर्मल कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट। लेकिन बहुत सारे जो मेडिकल नेग्लिजेंस है वो इस तरह के नेग्लिजेंस होते हैं कि उन्हें डिसाइड करने के लिए कोई एक्सपर्ट बॉडी चाहिए, यानी कि जो लेमैन है, कॉमन मैन है, वो ये डिसाइड ही नहीं कर पाता कि ये मेडिकल नेग्लिजेंस की कैटेगरी में आता है कि नहीं आता है। डायग्नोसिस के लेवल पे भी बहुत सारे मेडिकल नेग्लिजेंस होते हैं। मैं आपसे एक छोटी सी स्टोरी शेयर करता हूँ जो मेरी खुद के फैमिली मेम्बर की है। मेरे फादर 2009 में उनको अचानक खांसी होने लगी और खांसी के साथ बलगम में उनको ब्लड आया। उन्होंने एक लोकल डॉक्टर से सलाह ली, एडवाइस ली। डॉक्टर ने कहा कि आपको हो सकता है चेस्ट इन्फेक्शन है, मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये जो खांसी की प्रॉब्लम थी या बलगम में जो ब्लड आना था वो बढ़ने लगा और उनको चेस्ट में पेन होने लगा। उसके बाद जब सिविल हॉस्पिटल में उनको चेकअप करवाया गया तो डॉक्टर ने ये पाया कि उनके फेफड़े में पानी बनता है। तो डॉक्टर ने पानी को सुखाने की दवाइयाँ देनी शुरू कर दी, चेस्ट में इन्फेक्शन को कंसिडर करते हुए। धीरे धीरे ये समस्या बढ़ने लगी क्योंकि पानी निकालना फेफड़े से, लंग से काफ़ी पेनफुल प्रोसेस था और पानी की क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा निकलती थी। तो जब उनकी कंडीशन और डेटेरियोरेट होने लगी तो डॉक्टर ने एडवाइस किया कि आप किसी अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल में चेकअप करवाइए। उनको जब प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाया गया तो डॉक्टर ने सबसे पहले जो डायग्नोज किया वो बताया कि इनको निमोनिया है और निमोनिया में फेफड़े में पानी बनता है। यहाँ पर निमोनिया का ट्रीटमेंट शुरू किया गया, उनको हैवी इंजेक्शन दिए गए। लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद भी उनकी रिकवरी नहीं हो रही थी और उनका जो मेडिकल कंडीशन था वो डेटेरियोरेट लगातार होता जा रहा था। इसके बाद उनके जो फेफड़े से पानी निकलता था उसको लेबोरेटरी में चेकअप के लिए भेजा गया। तब प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर ने कहा कि हमारी लेबोरेटरी टेस्ट में इनको टीबी आई है, तो टीबी का ट्रीटमेंट आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल से करवा सकते हैं जो आपको ऑलमोस्ट फ्री होगा। अब इस प्राइवेट हॉस्पिटल की रिपोर्ट के बेसिस पे सिविल हॉस्पिटल ने टीबी का ट्रीटमेंट शुरू कर दिया और उनको टीबी की हैवी डोजेस जो होती हैं गर्म पानी के साथ उनको लेनी थी वो देनी शुरू कर दी। महीना भर बीतने के बाद मेरे जो फादर थे वो स्ट्रेचर पे आ गए और उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। तो डॉक्टर ने कहा कि अगर ये टीबी होती तो महीने भर दवाई लेने के बाद इसमें कुछ रिकवरी महसूस होती जो यहाँ नहीं दिखाई दे रही है। तो मेरे फादर को चंडीगढ़ रेफ़र कर दिया गया मेडिकल कॉलेज जो सेक्टर 32 में है, मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। यहाँ पर एक यंग एमबीबीएस डॉक्टर जो इंटर्न कर रहा था, जिसने मेरे फादर के फेफड़े से पानी निकाला और पानी के कलर को देखकर उसने हमें कहा कि आप साइड में आइए। और उस यंग डॉक्टर ने हमसे कहा कि मुझे लगता है कि इनको कैंसर है, लेकिन फिर भी हम रिपोर्ट का इंतज़ार करेंगे। यहाँ पर उन्होंने जो डायग्नोसिस होना था वो प्रॉपर तरीके से किया और फाइनल में ये पता चला कि मेरे फादर को स्मॉल सेल कार्सिनोमा है। स्मॉल सेल कार्सिनोमा एक ऐसा कैंसर है जिसमें 1.5 से 2 साल में पेशेंट की डेथ हो जाती है और धीरे धीरे वो पूरी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स में फैल जाता है। ऐसा मेरे फादर के साथ भी हुआ। उनको कीमोथेरेपी दी गई, उसके बाद रेडियोथेरेपी भी दी गई,
लेकिन ऑलमोस्ट ड्यूरिंग ट्रीटमेंट आफ्टर 1.5 ईयर उनका डिमाइज हो गया। तो ये जो मेडिकल नेग्लिजेंस हम कहेंगे, जो लोकल डॉक्टर्स के पास यहाँ पर डायग्नोसिस में गलत बताया गया, उनको निमोनिया के इंजेक्शंस दिए गए, उनको टीबी की दवाई रिकमेंड की गई और डॉक्टर ये डायग्नोसिस करने में असफल रहे कि उनको स्मॉल सेल कार्सिनोमा है। लंग से रिलेटेड 2 तरह का कैंसर होता है, लार्ज सेल कार्सिनोमा एंड स्मॉल सेल कार्सिनोमा। लार्ज सेल कार्सिनोमा में फिर भी रिकवरी के चांसेस होते हैं, स्मॉल सेल कार्सिनोमा में नहीं होते। तो 2012 में मेरे फादर का डेथ हो गया जुलाई में। ये हमने जो बात की ये की मेडिकल नेग्लिजेंस एट डायग्नोसिस लेवल, लेकिन कुछ मेडिकल नेग्लिजेंस ट्रीटमेंट के लेवल पे भी होते हैं, पोस्ट सर्जरी और बिफोर सर्जरी। जैसे एक मैं और कहानी आपसे शेयर करता हूँ मेडिकल नेग्लिजेंस की। जैसे एक पेशेंट था, उसने गाल ब्लैडर में उसके स्टोन्स थे, उसने ट्रीटमेंट करवाया हॉस्पिटल से। तो हॉस्पिटल ने लेज़र सर्जरी के लिए रेकमेंड किया और ये बताया कि लेज़र सर्जरी में ब्लीडिंग नहीं होती है। तो जो पेशेंट था उसने लेज़र सर्जरी के लिए अपना कंसेंट दिया, लेकिन लेज़र सर्जरी करते हुए अचानक ब्लीडिंग शुरू हो गई, जिसको बाद में ओपन सर्जरी में कन्वर्ट करना पड़ा। अब यहाँ जो पेशेंट था वो केस करने के लिए कोर्ट में गया और उसने मेडिकल नेग्लिजेंस का केस डॉक्टर्स के खिलाफ कर दिया। यहाँ पर मैं हॉस्पिटल की तरफ से एडवोकेट था। यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली बात थी, मैं आपको बताऊं कि देखिए, जब भी कोई सर्जरी डॉक्टर करता है उसमें कुछ परसेंट रिस्क इन्वॉल्व होता है। यानी कि जो जजमेंट होता है डॉक्टर का, कई बार वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन या फिर जो रिस्क इन्वॉल्व है उसकी वजह से डिफरेंट मेथड अडॉप्ट करने पड़ते हैं किसी प्रोफेशनल डॉक्टर को। इस केस में हमने कुछ रिसर्च पेपर लगाए। उन रिसर्च पेपर्स में ये लिखा हुआ था कि जब भी लेज़र सर्जरी गाल ब्लैडर से स्टोन निकालने के लिए की जाती है, उसमें 10% केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर ब्लीडिंग होने की संभावना होती है और बाद में उन्हें ओपन सर्जरी में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो हमारा आर्ग्यूमेंट था कि दिस इज़ नॉट ए केस ऑफ मेडिकल नेग्लिजेंस। अब इस तरह के जो केस होते हैं जहाँ पर ये डाउट होता है कि मेडिकल नेग्लिजेंस हुआ है या नहीं हुआ है, या किसी सर्जरी के साथ कुछ रिस्क इन्वॉल्व है, या डॉक्टर ने एक पर्टिकुलर तरीके से ट्रीटमेंट करना था लेकिन उसने अपना मेथड डिफरेंट चेंज कर लिया ड्यूरिंग ट्रीटमेंट करने के लिए। तो ऐसी सिचुएशन में कई बार केसेस मेडिकल नेग्लिजेंस के दायरे में नहीं आते। 2005 में एक केस था लुधियाना पंजाब का मेडिकल नेग्लिजेंस का। वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया। अब ये केस क्या था, इसमें एक पेशेंट था, उसको मेडिकल मतलब कि उसको जो अचानक था ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, लेकिन जो सिलेंडर था उसमें ऑक्सीजन था ही नहीं और हॉस्पिटल के पास जो ऑक्सीजन का स्टॉक था वो डेफिशिएंट था, यानी कि ऑक्सीजन उनको प्रोवाइड नहीं करवाई जा सकी, जिस वजह से पेशेंट की डेथ हो गई। केस का टाइटल है जैकब मैथ्यू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ये मेडिकल नेग्लिजेंस के केस में एक लैंडमार्क जजमेंट है, 2005 की है सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें हेल्ड किया कि अगर किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास, हॉस्पिटल के पास कोई एसेट नहीं है या कोई मेडिसिन नहीं है या कोई इक्विपमेंट नहीं है, तो इस सिचुएशन में वो मेडिकल नेग्लिजेंस के दायरे में नहीं आता। अब देखिए, जो प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स हैं या किसी भी फील्ड के प्रोफेशनल्स हैं, उनको कोई ना कोई कानून, जो स्टैट्यूट्स हैं, जो पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए कानून हैं, वो रेगुलेट करते हैं। जैसे एडवोकेट्स को एडवोकेट एक्ट 1961 है, जिसमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया है। इसी प्रकार डॉक्टर्स के लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया थी, जिसे अब डिसॉल्व करके नया नाम दे दिया गया है नेशनल मेडिकल कमीशन। ऐसे ही जो होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं उनको होम्योपैथिक काउंसिल ऑफ इंडिया रूल करती थी, अब उसको भी बदल कर नया जो कानून बनाया गया है उसके तहत नाम दे दिया गया है नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी।
तो ये जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, एक तो ये मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं, उनको रजिस्टर करती हैं और ये मेडिकल एजुकेशन को मॉनिटर करती हैं। तो पहले क्या था, 2005 से पहले बहुत सारे मेडिकल नेग्लिजेंस के केसेस में जो पेशेंट होते थे वो रिपोर्ट करते थे इन काउंसिल्स को अगेंस्ट डॉक्टर, और अगर रिपोर्ट भी नहीं करते थे तो विदाउट एनी कंसल्टिंग विद एनी एक्सपर्ट वो कंज्यूमर के कोर्ट में केस डाल दिया, सिविल कोर्ट में केस डाल दिया, डॉक्टर के खिलाफ कोई एफआईआर करवा दी। इस तरह की सिचुएशंस आती थी। देखिए, वैसे तो कोई जो प्रोफेशनल है डेलिब्रेट इंटेंशन के साथ कभी भी कोई गलत नहीं करना चाहता, लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहां पर नेग्लिजेंस हो ही जाता है। तो ये जो जजमेंट थी 2005 की अपेक्स कोर्ट की, इसमें एक बात कही कि नेग्लिजेंस दो तरीके का है। एक है कैजुअल नेग्लिजेंस, बहुत नॉर्मल लेवल का, और एक है ग्रोस नेग्लिजेंस। देखिए, जो नॉर्मल नेग्लिजेंस है उसके लिए सिविल में रिमेडीज़ है पेशेंट के लिए कि वो डॉक्टर के खिलाफ या हॉस्पिटल से कंपनसेशन मांग सकता है, लेकिन क्रिमिनल एक्शन नहीं ले सकता। लेकिन जब ग्रोस नेग्लिजेंस है, बड़ा नेग्लिजेंस, यानी कि जो नॉर्मल कोर्स में जो एक प्रोफेशनल है कर ही नहीं सकता, ऐसा नेग्लिजेंस, उस सिचुएशन में प्रोफेशनल के खिलाफ क्रिमिनल केस भी किया जा सकता है। तो एक तो ये डिस्टिंक्शन दी इस अपेक्स कोर्ट की जजमेंट ने कि नॉर्मल जो क्रिमिनल लायबिलिटी है डॉक्टर की वो अट्रैक्ट नहीं करती नॉर्मल रूटीन नेग्लिजेंस केसेस में। और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, नेग्लिजेंस की जब हम बात करते हैं ना, नेग्लिजेंस की बात करते हैं तो नॉर्मल जो प्रोफेशनल है उसकी जो स्टैंडर्ड ऑफ केयर है, वो स्टैंडर्ड ऑफ केयर से हट के अगर वो कोई डेविएशन लेता है जिससे इंजरी होती है पेशेंट को। देखिए, जब भी कोई मेडिकल नेग्लिजेंस का पेशेंट अगर केस डालेगा ना, तो ये दो तीन चीज़ें असेंशियल हैं। नंबर पहले तो ये एक चीज़ ये बताएगा कि जो स्टैंडर्ड ऑफ केयर है वो अडॉप्ट ही नहीं किए गए डॉक्टर के द्वारा ट्रीटमेंट के दौरान। सेकंड, डॉक्टर के नेग्लिजेंस की वजह से उसे इंजरी हुई, और जो वो इंजरी थी वो रिजल्ट हुई यानी कन्वर्ट हुई डिसेबिलिटी में, पेन में, या और तरह की सफरिंग में, या डेथ में। इंजरी होनी ज़रूरी है, यानी कि जब आप नेग्लिजेंस किसी डॉक्टर का बताएंगे ना, तो आपको लीगल इंजरी कह सकते हैं उसको, या फिजिकल इंजरी कह सकते हैं, वो कोई ना कोई डैमेज आपको होना चाहिए। तो ये 2005 की जजमेंट थी, इसने कंसर्न डिस्कस किया। इस जजमेंट में डिस्कस किया गया कि प्रोफेशनल्स के खिलाफ अगर रूटीन में एफआईआर होने लगी या केसेस होने लगे विदाउट ये एग्जामिन किए कि मेडिकल नेग्लिजेंस हुआ है या नहीं हुआ, तो प्रोफेशनल प्रॉपरली काम नहीं कर पाएंगे, उनको स्ट्रेस रहेगा, उनको टेंशन रहेगा। तो ये जो जजमेंट थी, इसने एडवाइज किया स्टेट गवर्नमेंट्स को और भारत सरकार को कि कोई एडमिनिस्ट्रेटिव गाइडलाइंस मेडिकल नेग्लिजेंस हुआ है कि नहीं हुआ एग्जामिन करने के लिए कोई एग्जीक्यूटिव लेवल पे गाइडलाइन, कोई रूल्स होने चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट के बाद डिफरेंट स्टेट्स ने कुछ रूल्स बनाए। स्टेट ऑफ हरियाणा भी कुछ रूल्स, एक नोटिफिकेशन लेके आया जिसमें यह बताया गया कि हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड का गठन किया जाता है, और ये हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड है, जितनी भी मेडिकल नेग्लिजेंस की कंप्लेंट्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, वो इसको इन्फॉर्म किया जाएगा, वो कंप्लेंट्स डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड के पास सबमिट की जाएंगी। यानी कि डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड ये एग्जामिन करेगा, क्योंकि वो एक्सपर्ट बॉडी है, डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड ये एग्जामिन करेगा कि एक्चुअल में डॉक्टर गिल्टी है या नहीं है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का, यानी कि जो मेल ट्रीटमेंट डॉक्टर ने किया है, जो नेग्लिजेंस डॉक्टर ने किया है, ये ऑब्जर्वेशन फाइंडिंग्स मेडिकल जो डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड है वो देगा। और डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड जो हेल्ड करेगा, जो रिपोर्ट में ऑब्जर्वेशन देगा, उसी के आधार पर यह तय होगा कि डॉक्टर ने मेडिकल नेग्लिजेंस किस लेवल का किया है या नहीं किया है, या जो डॉक्टर पे आपने एलिगेशन लगाए हैं वो मेडिकल नेग्लिजेंस के दायरे में आते हैं या नहीं आते हैं। डॉक्टर्स के खिलाफ अब डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड की ऑब्जर्वेशन के बिना, एग्जामिनेशन के बिना कोई एफआईआर या कोई केस किसी भी कोर्ट में नहीं डाला जा सकता। तो ये जो जैकोब मैथ्यू की जजमेंट थी 2005 की, एक लैंडमार्क जजमेंट थी। इस तरह से जो प्रोफेशनल्स थे उनको प्रोटेक्ट किया गया ताकि वो अपना काम स्मूथली कर पाएं और अननेसेसरीली हरासमेंट ना फेस करें।
और पेशेंट्स के लिए जो लेमैन थे उनके लिए भी एक रास्ता खुला कि कम से कम कोई एक्सपर्ट बॉडी उन्हें मिली जो मेडिकल नेग्लिजेंस के केसेस को एग्जामिन करेगी। तो इस तरह से जो मेडिकल नेग्लिजेंस की एरिया के अंदर एक रिफॉर्म हुई, ये बहुत अच्छा एक स्टेप था। इसमें मेडिकल एसोसिएशन जो ऑफ इंडिया थी उससे भी एडवाइस मांगी गई थी अपेक्स कोर्ट के द्वारा, और राज्य सरकारों ने और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया या अदर मेडिकल जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़ थी उन सभी से राय लेने के बाद डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया। आई थिंक ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगा, यूज़फुल होगा और आपको एक बेहतरीन जानकारी मिली होगी, और आपको ये भी समझ आया होगा कि अगर कभी आप या आपके फैमिली मेम्बर मेडिकल नेग्लिजेंस का शिकार बने तो सबसे पहले आपको जो कंप्लेंट सबमिट करनी है वो डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड पे करनी है आपके ज़िले के, और डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड के ओपिनियन के बाद ही आप कोई अगला स्टेप लेंगे डॉक्टर के अगेंस्ट कि आपको कोर्ट से कंपनसेशन के लिए जाना है या डॉक्टर के खिलाफ क्रिमिनल केस फाइल करना है। आई थिंक मेडिकल नेग्लिजेंस के बारे में जो मैंने आपको जानकारी दी वो आपके लिए यूज़फुल होगी। थैंक यू।